अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। ना वज़ीर आज़म आए नाज़रीन, ना हज़ारा बिरादरी का धरना ख़त्म हुआ है, ना सानिया मच में शहीद होने वाले अफराद की तदफीन हो पाई है। मुज़ाकरात के तमाम दौर अब तक तो नाकामी हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हज़ारा बिरादरी का धरना कोयटा में चौथे रोज़ भी आज जारी है। मुजाहिरीन की जानिब से शहदा की तदफीन को वज़ीर आज़म की आमद से मशरूत किया गया है। आज वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल, वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी और जुल्फ़ी बुखारी ने हज़ारा बिरादरी से मुलाकात की, इज़हार ताज़ियत किया और मुजाहिरीन से दरख्वास्त की कि वो धरना ख़त्म करके शहदा की तदफीन कर दें। हुकूमती वफ़द की जानिब से मुजाहिरीन को ये यकीन दहानी कराने की कोशिश की गई कि वज़ीर आज़म कोयटा ज़रूर आएंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान जो ख़ुद लवाहिकीन के पास ताज़ियत के लिए 3 दिन के बाद पहुँचे, उन्होंने धरने में शरीक मुजाहिरीन से वज़ीर आज़म इमरान खान की कोयटा आमद के हवाले से क्या कहा, ज़रा सुनिए। अगर इमरान खान साहब के आने से यहाँ मसले हल होते हैं तो इमरान खान साहब 2 मिनट नहीं लगाएंगे इधर आने के। ठीक है, मैं वही कहूंगा, वो आके हमसे क्या कहेंगे? वो बोलेंगे जी आपकी सूबाई हुकूमत बैठी है, आप इनसे मसला हल कराएं। आपकी बलूचिस्तान में तरक्की नहीं है, इनसे हल कराएं। तहफ़्फ़ुज़ का मसला है, इनसे हल कराएं। पुलिस का मसला है, इनसे हल कराएं। मैं आपको क्या दे सकता हूँ? हाँ, मैं आपको ज्यादा से ज्यादा आप मुझसे कोई बहुत बड़ा काम इस शहर के लिए, उसके लिए मांग सकते हैं, मैं आपको दे सकता हूँ। अमन चाहिए। यस, वो अमन मैं और आप लाएंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान का मौक़िफ़ अपनी जगह, मगर हज़ारा बिरादरी हुकूमती वफ़द की बात तस्लीम करने के लिए अभी तक तो तैयार नहीं है। एक तरफ हज़ारा बिरादरी वज़ीर आज़म की कोयटा आमद की मुंतज़िर है, तो दूसरी तरफ वज़ीर आज़म अपने ट्विटर पैगाम में ये कहते हैं कि मैं मच में सफ़ाकाना दहशतगर्दी के हमले में अपने प्यारों को खो देने वाले हज़ारा ख़ानदानों को यकीन दिलाता हूँ कि मैं आपके दुख और मुतालबात से आगाह हूँ। हम मुस्तक़बिल में इस तरह के हमलों को रोकने के लिए इक़दामात उठा रहे हैं और जानते हैं कि हमारा पड़ोसी मुल्क इस फ़िरका वाराना दहशतगर्दी को हवा दे रहा है। वज़ीर आज़म ने कहा कि मैं आपका दर्द बांटता हूँ और गम के इन लम्हात में इज़हार यकजहती के लिए पहले भी आपके पास आ चुका हूँ। मैं हर ख़ानदान से ज़ाती तौर पर ताज़ियत और दुआ के लिए बहुत जल्द दोबारा आऊँगा। मैं अपने लोगों के एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। अज़राए करम अपने प्यारों की तदफीन कर दें ताकि उनकी रूह को सकून मिल सके। ये थी वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो आज ट्वीट की, जो हज़ारा बिरादरी के मुजाहिरीन वहाँ बैठे उनके नाम। लेकिन तारीख़ हमें ये बताती है कि ये वही इमरान खान हैं जिनके बारे में 11 जनवरी 2013 का ट्विटर पर जारी एक बयान भी गर्दिश कर रहा है, जिसमें वो हज़ारा बिरादरी पर होने वाले हमले की मजम्मत करते हुए पूछ रहे हैं कि रियासत कहाँ है। जबकि नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल ने आज वज़ीर आज़म पर तनकीद करते हुए क्या कहा, ज़रा ये भी सुनिए। हज़ारा कम्युनिटी के लोग 4 दिन हो गए हैं लाशें सड़क पर लेकर बैठे हैं और इमरान खान इस्लामाबाद में जिद लगा के बैठा है। उनके जख्म पर मरहम रखने की तौफीक नहीं, क्योंकि ये इलेक्टेड नहीं, ये सिलेक्टेड था। इसका मुशीर जाके उन लोगों को उन्हें कहता है कि अगर इमरान खान आएगा तो उसे क्या फायदा दोगे। दूसरी तरफ ये भी हकीकत है कि वो धरना जिसका आगाज़ 3 रोज़ पहले कोयटा से शुरू हुआ था, वज़ीर आज़म के कोयटा ना पहुँचने की वजह से अब ये धरना हमें कराची की मुख्तलिफ शाहराहों पर भी नज़र आ रहा है। मुजाहिरीन हज़ारा बिरादरी से इज़हार यकजहती कर रहे हैं। तज्ज़ियाकारों के नज़दीक वज़ीर आज़म को ट्विटर के ज़रिए पैगामात देने के बजाय लवाहिकीन के पास जाना चाहिए, इनसे इज़हार ताज़ियत करना चाहिए और ये रियासत की ज़िम्मेदारी है कि वो अपने शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाएं। मगर ये बात नाकाबिल फ़हम है कि आखिर क्यों वज़ीर आज़म कोयटा नहीं जाना चाहते। ऐसी कौन सी मसरूफ़ियात हैं जिसकी वजह से वज़ीर आज़म इमरान खान फ़ौरी कोयटा नहीं जा सके और अभी भी नहीं जाना चाहते। वो कह रहे हैं कि आप मैयतों को दफना दें, उसके 3-4 रोज़ बाद जो मुख्तलिफ़ वफाकी वज़रा बात कर रहे हैं कि वो जाएंगे, ज़रूर जाएंगे। क्यों लवाहिकीन से मुलाकात को अना का मसला बनाया जा रहा है? एक तरफ वज़ीर आज़म की मचसाने को हैंडल करने की हिकमत अमली बहुत ज़्यादा इसको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, दूसरी तरफ हिज़्ब इख्तिलाफ़ भी हुकूमत से यही सवाल कर रही है कि जिस दहशतगर्दी की वो कमर तोड़ कर गए थे, आज दहशतगर्दी का वो जो नासूर है ये दोबारा क्यों उठ रहा है, क्यों दोबारा ये जन्म ले रहा है। मैं बात करूँगी, सबसे पहले मुझे ज्वाइन किया है अलामा सैयद हाशिम मूसवी साहब हैं, रुकन हैं सेंट्रल शूरा आला मजलिस वहादतुल मुस्लिमीन के। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अलामा साहब आपका। अलामा साहब, क्या वजह है, क्यों इसरार किया जा रहा है मुजाहिरीन की तरफ से कि वज़ीर आज़म साहब ही आएँ
तो ही ये धरना ख़त्म हो, तो ही मैयतों को दफन किया जाए। वज़ीर दाखिला भी यहाँ पर आ चुके, शेख रशीद साहब ने भी 2 दिन पहले यहाँ पर आए, मुजाहिरीन से ताज़ियत की, मुज़ाकरात किए। कल रात से अली ज़ैदी साहब वहाँ मौजूद हैं, वफाकी वज़ीर जुल्फ़ी बुखारी साहब वहाँ पर मौजूद हैं, डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी साहब वहाँ पर मौजूद हैं। क्यों इन लोगों से बात नहीं बन पा रही है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आपकी खिदमत में भी सलाम है और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मौका दिया। बात यह है कि गुज़श्ता 22 सालों में हमारे आबादी के तनासुब से मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी का शिकार हमारे ही लोग हैं, जिसमें तकरीबन 22 साला दौर में कोई 2000 के करीब हमारे शुहदा हुए हैं। और बारहा आपको भी पता है, पूरे पाकिस्तान के अवाम को पता है, सहाफ़ी बरादरी को दर्जे अव्वल में पता है कि हम इस तरह से एहतजाजात करते रहे माजी में, और वज़रा या अहले इक़्तिदार आते रहे हमारे पास और उन्होंने अल्लाह और रसूल का नाम लेकर यकीन दहानी करवाई और उस पर हमने एतमाद किया। और उसके नतीजे में फिर हमने ये देखा, अगर ये ना कहा जा सके, क्योंकि शरअन जो कुछ इंसान कहता है उसके जवाबदेह है कि अगर ये कोई ना कहा जा सके कि कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ है, तो ये ज़रूर मैं कहूँगा और ये सही होगा और ये सच है कि बहुत कम वादे पूरे कर दिए गए हैं और असल तहफ़्फ़ुज़ जीने का हक़ वो जो हमें देना चाहिए था अभी तक हमें नहीं मिला है। और आपने देखा कि पिछले दिनों बिल्कुल रात की तारीकी में, अलबत्ता सिक्योरिटी फोर्सेस को पता होना चाहिए, वो इसलिए है कि सब कुछ का वो बंदोबस्त कर ले, लेकिन खानकन जो बहुत ही मज़दूर और गरीब लोग हैं, और खानकनी बहुत सख्त काम है, आपको शायद उसके सख्ती का अंदाज़ा ना हो, लेकिन ये बड़ा एक लुक़्मे हलाल हासिल करने के लिए वहाँ गए हैं और उनकी इस तरह बात ये है कि अभी आप भी कह रहे हैं पहले भी यहाँ पर हुक्मरान आते रहे हैं, वादे करते रहे हैं, यकीन दहानियाँ करवाते रहे हैं, लेकिन ऐसे वाक़यात अब तक हो रहे हैं, आज तक ऐसे वाक़यात हो रहे हैं। तो अब फिर ऐसी क्या तवक्कुआत हैं वज़ीर आज़म इमरान खान से कि वो आ जाएंगे और सारे जो मामलात फौरी तौर पर हल हो जाएंगे? बात की तरफ जा रहा था कि अब भी जो वज़रा यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं, हम उनका मशकूर भी है, उन्होंने इज़हार यकजहती भी किए, ताज़्ज़ुब भी किए, कबूल, लेकिन उनके पास हमें मुतमईन करने के हवाले से सिवाय उसी यकीन दहानियों के कुछ नहीं था, और यकीन दहानियों में हम फिर अभी धोखा नहीं कर सकते। साहब भी आकर ये यकीन दहानियां करवाएंगे, वो अपने ट्वीट्स में कह चुके हैं कि हम इनका मुकाबला करेंगे, दहशतगर्दी को खत्म करेंगे। चूँकि वज़ीर आज़म मुल्क के सबसे बड़े सरबराह है, उनके हाथ में सब कुछ है। हमने बारहा मीडिया के ऊपर और आपकी खिदमत में भी मैं अभी बताना चाहूँगा कि नोटिफिकेशंस मुतालिबात के लेकर आए, हमें वहाँ पर थमा दे, और जो शुहदा यहाँ पर है वो बहुत गरीब लोग हैं, उनके मुआवज़े वहीं पर धरने ही में लाकर उनके चेक्स दे दे, उन शुहदा के हवाले कर दे। आप लोगों के जो मुतालिबात हैं, इसका ये पेपर मौजूद है। आप चाहते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान यहाँ पर आएँ और ये जो मुतालिबात की आप लोगों की एक लिस्ट है, इसको पूरा करने की यकीन दहानी करवाकर नोटिफिकेशन जारी करके जाएं कि जो आप लोगों के मुतालिबात हैं ये पूरे होंगे। माज़रत के साथ मैं शायद अपनी बात को नहीं समझा सका आपको। यकीन दहानियों की कोई ज़रूरत नहीं है, नोटिफिकेशंस बाकायदा ऑर्डर हो, नोटिफिकेशन जारी हो, और मुआवजे के हवाले से वही डरने ही में चेक्स की तकसीम हो, तो तब बात बनेगी। तो लिहाजा सिर्फ यकीन दहानियों से वो जनाब वज़ीर आज़म हो या कोई और हो, उनके यकीन दहानियों में हम नहीं आ सकते और उनकी बात को नहीं मान सकते। तो ये बात तय है कि जब तक वज़ीर आज़म साहब यहाँ पर नहीं आएंगे, ना ये धरना खत्म होगा, ना मैयतों की तदफीन होगी। सच पूछे हमें हमारे मुतालबात ज़्यादा अजीज़ है। ठीक है, जनाब वज़ीर आज़म भी मुल्क के सबसे बड़े ओहदे पर फाइज है, वो भी मोहतरम है, वो अगर आ जाए
उनकी अपनी इंसानियत होगी, उनका अपना अखलाक होगा और यकीनन उनका विकार बढ़ेगा, उनकी इज्जत बढ़ेगी, आवाम में उनकी महबूबियत में इजाफा होगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हमें ज़्यादातर अपने मुतालबात से सरोकार है। ठीक है, तो मुतालबात में जो यहाँ पर वो ज़रा अब तक आए हुए हैं, वज़ीर आला बलूचिस्तान भी आज आया था अपने काबिना के साथ, वो सिर्फ वही यकीन दहानिया जिसको हम तसलियाई कह सकते हैं माजी के उस हालात से फ़ायदा उठाते हुए, लिहाजा उन वज़ीर आज़म से या कोई वज़ीर से या जनाब जुल्फ़ी बुखारी या जो अली ज़ैदी या जनाब कासिम सूरी यहाँ पर जो तशरीफ़ फरमा है, ये सब के सब नोटिफिकेशंस आर्डर करवाए मुतालिबात के, उन नोटिफिकेशंस को हमारे सामने लाए, धरने में हमारे जवानों को, हमारे शुहदा के लवाहिकीन को, हमारे उलमा और मुआहिदीन को दिखाए। और खुसूसन मुआविज़ा मेरा अपना यही मुतालबा है गवर्नमेंट का कि 1 करोड़ फी शहीद के हिसाब से वो आकर, क्योंकि बहुत ही गरीब है, उनके 1 करोड़ फी शहीद के खानदान को दिया जाए, फी शहीद जी दिया जाए। और जब ये चेक्स वहाँ पर तकसीम होंगे तो बात बनेगी और फिर हम बैठेंगे शुहदा के लेकिन ये जो मुतालिबात की लिस्ट है ना मेरे पास, इसमें लिखा है कि सानिया मज के शुहदा के वारिसीन को 50 लाख रुपए फी का इमदादी चेक धरने के स्टेज से दिया जाए। इसमें 50 लाख लिखा है, आप 1 करोड़ कह रहे हैं। फैसला है, लेकिन जी मैंने अभी आपकी खिदमत में अर्ज़ की, आपने तवज्जो नहीं फरमाई कि ये मेरा कहना है उनके गुर्बत को देखते हुए और आजकल की महंगाई के हालात को देखते हुए, क्योंकि उनका कमाने वाला वही एक ही शख्स था जो चला गया है, बल्कि एक ही ख़ानदान से 5 अफराद भी गए हैं, जहाँ पर औरतें ये कह रही है कि कोई जनाजा उठाने के लिए हमारे पास मर्द नहीं है। लिहाजा इस सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए मैं सैयद हाशिम मूसवी, मेरा मुतालबा है कमेटी से हटकर, कमेटी का फैसला कि 50,000 हो, लेकिन मैं ये अर्ज करता हूँ कि इमरान खान साहब, जो आप रियासती मदीना की बात करते हैं, आपको इनके ऊपर कुछ तरस आना चाहिए। ये बहुत ही ज्यादा, बहुत शुक्रिया अल्लामा सैयद हाशिम मूसवी मेरे साथ है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, अब मुझे ज्वाइन किया वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद खान साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब आपका। अली साहब, मुजाहिरीन जब पहले दिन से एक मुतालबा कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म साहब यहाँ पर आएँ, हमारी बात सुने, हमसे बात करें, तो हम मैयतों को दफनाएंगे, हमें यकीन दहानी करवाएं कि दोबारा ऐसे वाक़यात नहीं होंगे। एक मुतालिबात की लिस्ट है, मुझे यकीन है शायद ये आपके पास भी होगी। तो क्या वजह है? आपको भी पता है शेख रशीद साहब गए, उन्होंने बात नहीं सुनी, मुज़ाकरात नाकाम हो गए। अभी जुल्फ़ी बुखारी साहब वहाँ मौजूद हैं, कासिम सूरी साहब वहाँ मौजूद हैं, अली ज़ैदी साहब वहाँ मौजूद हैं। वो उनसे बात तो हो रही है, लेकिन वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि इन तीनों वज़रा के आने पर या इनकी यकीन दहानियों पर वो धरने को ख़त्म कर देंगे या मैयतों को दफना देंगे। वो कह रहे हैं महीना लग जाए, 2 महीने लग जाएं, 3 महीने लग जाएं, हम यहीं बैठे रहेंगे जब तक वज़ीर आज़म नहीं आएंगे। इमीडिएटली वज़ीर आज़म को जाना चाहिए था, बिल्कुल जाना चाहिए था। क्या वजह है कि वो भी नहीं जाना चाह रहे? 3-4 रोज से पहले नहीं जाना चाह रहे, वो क्यों? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहाबिहि वसल्लम। शाहिद साहिबा, बहुत बड़ा ये जो है सानिहा है और बहुत बड़ा दुख है, और ये एक ऐसा दुख है कि इस वक्त सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैं कहता हूँ कातिल भी इसके निशानदेही हो जाएगी, अल्लाह करे अगर गिरफ्तार होंगे। उससे अहम चीज़ ये है कि हमारी जो ये शहादतें हुई हैं, ये इनका कफन दफन हो, इनके जनाजे हों, और जो ये जो लवाहिकीन है उनके ज़ख्मों पे मरहम रखा जाए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान को इसका मुकम्मल एहसास है और इसलिए उन्होंने वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब को भेजा। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी साहब, जिनका वो हल्का भी है, क्वेटा शहर से पास हुए हैं, वो भी उधर गए हैं। अली ज़ैदी साहब और जुल्फ़िकार बुखारी साहब ये भी वहाँ हैं, और हमारे वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम साहब भी तशरीफ़ ले गए हैं। इमरान खान साहब ने, वज़ीर आज़म साहब ने ये भी रिक्वेस्ट की है कि हम फौरी तौर पे जनाजे जो हैं वो दफनाएं, और वो इंशाल्लाह जाएंगे, लाजम जाएंगे। इमीडिएटली क्यों नहीं जा सके वो, या नहीं जाना चाह रहे? वो भी क्यों कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म साहब भी क्यों जिद पे अड़ गए हैं? अगर उनका एक मुतालिबा है, जहाँ शेख रशीद को भेजा, जुल्फ़ी बुखारी को भेजा, अली ज़ैदी को भेजा, खुद भी चले जाते साथ। नहीं, पहली बात तो ये है कि मैं दोबारा ये कहना चाहता हूँ कि जिद वगैरह तो सवाल ही नहीं पैदा होता। हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत बलूचिस्तान, वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत, इमरान खान साहब, वज़ीर आला बलूचिस्तान साहब, गवर्नर बलूचिस्तान, हम सब हर वो काम करेंगे
जो हमारे बस में है, जिससे हमारे इन लोगों के जख्मों पे जो है मरहम रखा जाए, क्योंकि इससे उनके दिल दुखी हैं। ऐसे भी उसमें घर हैं जिनके मेल जो हैं, जिनके मर्द हजरात सारे शहीद हो गए हैं, उनकी सिर्फ बच्चियां, खवातीन, बहनें या बेटियां, माएँ रह गई हैं। तो इसका हम सबको इसका दुख है। और मैं तो एक और भी रेकमेंड करता हूँ, मैं समझता हूँ अगर पॉसिबल हो तो बहुत ज़बरदस्त जेस्चर हो कि अपोजिशन लीडरान साहिबान भी उधर जाएं और इमरान खान साहब और अगर इकट्ठे हों, या लेकिन सबकी उधर प्रेजेंस हो, ताकि एक मैसेज उन बच्चों को, घरों को जाए कि पूरा पाकिस्तान इस वक्त हमारी हज़ारा कम्युनिटी की जो शहादतें हुई हैं, हम उसमें बराबर के हमारे अपने घर का दुख है। दूसरी बात, जो दहशतगर्द है उसको हम स्ट्रॉन्ग मैसेज दें। और जो आखिरी चीज़ जो हम करें वो ये है कि दहशतगर्दों ने तो दहशतगर्दी कर ली, लेकिन आपस की छोटी छोटी चीज़ों पे हुकूमत या अपोजिशन आपस में इसमें खुदा ना खास्ता लड़ने बैठ जाए, क्योंकि हमारी एक आदत बन पड़ी है। बात लड़ने की नहीं है, अली मोहम्मद खान साहब, बात लड़ने की नहीं है। हमारा ये अलमिया है कि अपोजिशन में रहते हुए हमारे रवैये कुछ और होते हैं, इक़्तिदार में आते ही हमारे रवैये भी बदल जाते हैं, हमारी पॉलिसीज़ भी बदल जाती हैं और हमारी सोच भी बदल जाती है। ये इमरान खान साहब 13 जनवरी 2013 का एक क्लिप चल रहा है इमरान खान साहब का, ऐसा ही एक वाक़या बलूचिस्तान में पेश आया था। आसिफ अली जरदारी साहब उस वक्त सदर पाकिस्तान थे, बहुत ज़्यादा वो तनकीद कर रहे थे कि ये सिर्फ NRO लेकर जो है ना वो इन्होंने आना था, या सिर्फ ये लोग लूटने के लिए आए हैं, वो जनाजे लेकर वहाँ पर बैठे हुए हैं, तो क्यों आसिफ जरदारी वहाँ नहीं जा रहे हैं। तो यही सवाल आज इमरान खान से भी हो रहा है। तो ये जो रवैयों में एक बदलाव या तजाद आ जाता है ना इक़्तिदार में आने के बाद, ये बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है, बहुत बड़ा सवालिया निशान है हमारे रवैयों पे। नहीं, आपका सवाल बिल्कुल जायज़ है और आपका हक भी बनता है, और बिल्कुल ये आपने जो डिमांड की है या जो डिमांड हमें पहुंचाई है, बिल्कुल वही हकीकत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं एक और भी आपको कहूँ कि काबीना में जो है कल इस पे डिस्कशन और भी इशूज़ पे हुई, साथ में जो उसामा शहीद हुए हैं बच्चे, उस पर भी बात हुई है। हम सब ने खान साहब को कहा भी है, खान साहब खुद भी जाएंगे, मैंने पर्सनली भी उनको रिक्वेस्ट की है, और खान साहब ने यही कहा है, रिक्वेस्ट सिर्फ ये है कि हम फौरी जो है शहादत हैं वो कफन दफन करें, और वो खुद इंशाल्लाह वहाँ पे जाएंगे। और जो बात उन्होंने आसिफ अली जरदारी साहब से, साबिक सदर साहब से की थी, खुद जो है उस पर वो अमल करेंगे, इंशाल्लाह वो जाएंगे। लेकिन मुजाहिरों का सिलसिला अगर ऐसे फैलता रहा, अब आपको पता है ये बात सिर्फ वहाँ कोयटा के धरने तक महदूद नहीं रही, कराची में मुख्तलिफ जगह 13 मकामात पर वहाँ प्रोटेस्ट जारी है, एहतजाज हो रहा है, आज लाहौर में प्रोटेस्ट जो है ना वो शुरू हो गए हैं। तो ये हुकूमत के लिए सिचुएशन को टैकल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर इसी तरीके से सारी सूरत हाल को मिस हैंडल किया जाता रहा तो। नहीं, देखें, एहतजाज तो उनका राइट है, क्योंकि जो शहादतें हुई हैं, जो जुल्म हुआ है, तो उस पर तो सबकी डिमांड है कि कातलों तक पहुंचा जाए, और उन लोगों को जो है ना सिर्फ ये दहशतगर्दी मुस्तक़बिल में रोकी जाए, बल्कि इस तरह के जो दहशतगर्द हैं उनको कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए, क्योंकि हज़ारा कम्युनिटी के खिलाफ ये पहला वाक़या नहीं है, इट्स अ सीरीज ऑफ ऑकरेंसेस। हमारी तारीख का हिस्सा है इस कम्युनिटी पर जिस तरह अटैक हो चुके हैं। मैं कोयटा गया था 2 साल पहले, मैं वज़ीर आज़म शिकायत विंग की तरफ से वहाँ शिकायत सुनने, जो मसले मसाइल थे, फिर मैं उस हज़ारा कम्युनिटी के इलाके में भी गया। अभी ये 27 दिसंबर को मैं गया था क़ायद आज़म डे के हवाले से, तो हज़ारा कम्युनिटी का वो इलाका मैंने देखा, यकीन करें उनके हर घर में एक दुख जो है वो है, बिल्कुल। जो माजी में शहादतें हुई थी, लेकिन ये जो मौजूदा हुआ है, तो ये उन जख्मों पे दोबारा नमक पाशी की है दहशतगर्दों ने। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि इस दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम एक है, लेकिन हमें कंक्रीट स्टेप्स लेने होंगे। इसमें अगर अपोजिशन की कोई तजावीज़ हैं तो पार्लियामेंट का सेशन हम बुलाने भी लगे हैं, सेनेट का ऑलरेडी चल रहा है, मैं समझता हूँ उनको तजावीज़ भी देनी चाहिए, या जो इंटीरियर मिनिस्ट्री की स्टैंडिंग कमेटी है उसका ऑलरेडी इजलास खुरम साहब बुला चुके हैं, जो हमारे चेयरमैन है उसके, MNA है इस्लामाबाद से, तो उसमें उसामा शहीद के वाक़े पे बुलाया था। मैं समझता हूँ कि जो नेशनल एक्शन प्लान था उस पर भी अगर दोबारा रिविजिट करने की ज़रूरत हो, अपोजिशन को भी तजावीज़ हों, तो मैं समझता हूँ कि हमें जो सियासी क़यादत है, अपोजिशन और हुकूमत, उनको अपने इदारों के, फ़ौज के और हमारे इंटेलिजेंस के इदारों के, पुलिस के अफसर के हाथ हमें मजबूत करने चाहिए। और कोई भी अगर कोई निशानदेही करना चाहता है हुकूमती पॉलिसी में किसी कमजोरी की, तो आई थिंक वी शुड बी रेडी एंड वी आर रेडी टू रिकरेक्ट दैट, क्योंकि दहशतगर्दी ये चाहता है कि दहशतगर्दी भी करें और आपस में फिर हमें तफर्रुक़ भी हो, और इसको हमने होने नहीं देना। देखें, इसमें ये कोई किसी मसलक से लोग शहीद नहीं हुए, ये हमारे पाकिस्तानी शहीद हुए हैं। कोई इसको ये ना कहे कि ये सुन्नी था, शिया था, ये था, वो था। दे वर पाकिस्तानीज़, दे वर मुस्लिम्स, दे वर पाकिस्तानीज़, and the state of Pakistan is responsible
to ensure the safety, sanctity and the sanctity of human life and honor of its citizens. बहरहाल इस सिलसिले को अब रुकना चाहिए कि हमारा जो दुश्मन है वो चाहता है कि हमारे इन इसमें हम ये नहीं कह रहे कि वज़ीर आज़म साहब को एहसास नहीं है, लेकिन ये भी नहीं हम कह रहे कि वो गैर जिम्मेदार या गैर संजीदगी का मुजाहरा कर रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि उन्होंने जो 4 दिन बाद जाना है वो कल चले जाएं, वो आज रात चले जाएं। बात यह है कि वक्त को ज़्यादा जो है ना वो ना दें, उनके मुतालिबात भी बढ़ते जाएंगे। इतनी सर्दी में वो लोग बैठे हैं, तो इसी मुल्क के लोग हैं, हमारे अपने लोग हैं। उनकी इस तकलीफ़ का ज़ाहिर है उनके प्यारों को वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन उनकी जो तकलीफ़ है उसको हम जो है ना कम ज़रूर इस लिहाज से कर सकते हैं, उनको दिलासा दे के। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी मोहम्मद खान साहब हमारे साथ हैं। थैंक यू वेरी मच। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, जब से असम्बलियों से इस्तीफ़े देने की हतमी तारीख देने की गुफ्तगू शुरू हुई, मौलाना फजलुर रहमान को PDM की तहरीक में सियासी तन्हाई का सामना करना पड़ रहा है। PDM की मर्दान और बहावलपुर की जो रैलियां हुई, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने बहावलपुर की रैली में शिरकत नहीं की थी। आज PDM के बन्नू में जो जलसा हुआ, इसमें मरीम नवाज़ और बिलावल भुट्टो दोनों ही शरीक नहीं हुए। दोनों रहनुमाओं की अदम शिरकत जो है ये बहुत सारे सवालात उठा रही है। सियासी तज्ज़ियाकार ये समझते हैं कि एक मरतबा फिर नवाज़ शरीफ और आसिफ अली जरदारी ने वज़ीर आज़म और इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ तहरीक शुरू करके मौलाना फजलुर रहमान को तनहा छोड़ दिया है। PDM तहरीक की इब्तदा मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की जानिब से असम्बलियों से इस्तीफ़े, सेनेट इलेक्शन के बाइकॉट और लॉन्ग मार्च करने के ऐलानात किए गए थे शुरू में, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने अपने ही तय करदा अहदाफ से फिर यू टर्न लेना शुरू कर दिया। आज पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून हुकूमत का हर मैदान में मुकाबला करने के ज़ाहिर है वो तैयार हैं, और वो कहते हैं कि ज़िमनी इंतखाबात में हम हिस्सा भी लेंगे, हर फोरम पर मुकाबला भी करेंगे, बल्कि सेनेट इलेक्शंस की भी हिकमत अमली जो है वो तैयार की जा रही है। सियासी हलके तो ये समझते हैं कि मरीम नवाज़ और बिलावल भुट्टो लॉन्ग मार्च और धरने से बचने के लिए मौसम की जो शिद्दत है इसके पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हैं। बज़ाहिर दोनों सियासी जमातों के वफूद आज PDM के जलसे में ज़ाहिर है उन्होंने शिरकत तो की है, लेकिन जो लीडरशिप थी बिलावल और मरियम वो शरीक नहीं हुए। मगर सेकंड लीडरशिप की शिरकत ये बता रही है कि आने वाले दिनों में मौलाना फजलुर रहमान को मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के बगैर ही तहरीक चलानी पड़ेगी। लेकिन हम सवाल ये है कि आखिर हुकूमत के खिलाफ तहरीक को कमज़ोर करने से पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को क्या मिलेगा पीछे हटने से? बज़ाहिर मौलाना फजलुर रहमान PDM के हर सरबराही इजलास के बाद ये कहते हैं कि इस्तीफ़ा और लॉन्ग मार्च के मामले पर किसी किस्म का इख्तलाफ नहीं है, लेकिन बिलावल भुट्टो और लीगी रहनुमाओं के बयानात मौलाना फजलुर रहमान के मौक़िफ़ की नफ़ी करते हैं। ज़मीनी हक़ाइक़ बताते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत के ख़िलाफ़ जारहाना हिकमत अमली इख्तियार किए हुए हैं। आज उन्होंने बन्नू में जलसा आम से खिताब के दौरान वज़ीर आज़म के बारे में क्या कहा, ज़रा सुनिए। तुम्हें आज एतराफ़ किया है, कहता है मेरे पास टीम नहीं है, मुझे हुकूमत करनी नहीं आती, मुझे आज़ाद शुमार का पता नहीं, ना तुम्हारी यहाँ पर। अब कहते हैं मेरे पास लोग नहीं है काम करने के लोग हैं, तू किसी काम का नहीं। कौम में शऊर बेदार हो चुका है और इंशाअल्लाह इसकी हुकूमत का जनाजा पढ़ने के लिए आवाम जमा हो गए। अब क्या वाकई मौलाना फजलुर रहमान जो है वो सियासी तन्हाई का शिकार हो रहे हैं? नून लीग और पीपल्स पार्टी ने एक बार फिर से तन्हा छोड़े। मैं बात करूंगी सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मज़हर अब्बास साहब। इससे पहले कि मैं PDM की तहरीक पे आऊँ, इनके जलसे रैलियों पे आऊँ, ये जो अफसोसनाक वाक़या है मच का, और उसके बाद जिस तरीके से मुज़ाहिरों का सिलसिला, एहतजाज का सिलसिला पूरे मुल्क में शुरू हो गया है, वज़ीर आज़म साहब आपको क्या लगता है क्यों नहीं जा रहे? क्या वो प्रेसिडेंट सेट नहीं करना चाहते कि कल को खुदा ना खास्ता कहीं और कोई छोटा सा भी वाक़या कहीं हो जाता है तो हर कोई मुतालिबात लेकर खड़ा हो जाएगा, हर कोई वज़ीर आज़म की आमद को मशरूत कर देगा? तो आपको लगता है कि उनको इमीडिएटली जाना चाहिए था? शुक्रिया शादिया। जी मेरा ख्याल है जाना चाहिए था, उसमें कोई हर्ज नहीं। फ़र्ज़ करें अगर छोटा भी वाक़या हुआ है कहीं, यानी जिस तरह आप कह रही हैं, तो उसमें भी वज़ीर आज़म अगर चले जाएं तो उसमें क्या हर्ज है?
उसकी वजह क्या है? इसलिए कि आप अपने आप को पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं, यानी अवाम का नुमाइंदा कहते हैं। बड़ी बड़ी मिसालें देते हैं आपके, अगर एक हुक्मरान हो और उसके नीचे उसके रियाया के साथ ऐसा कुछ हो रहा हो तो हुक्मरान को क्या करना चाहिए। हाँ। तो मेरा ख्याल है कि अगर पहले ही दिन वज़ीर आज़म जाके उधर चले जाते तो मेरा ख्याल है कि 4 दिन का धरना नहीं होता। शायद हो सकता है कि उसके फ़ौरन बाद ज़ाहिर है वो तदफीन हो जाती, क्योंकि देखिए एक बात तो तय है कि हमारे यहाँ एक बड़ा सीरियस मसला है। हम बहुत जल्दी ये फैसला कर लेते हैं कि हमने दहशतगर्दी पे काबू पा लिया, हाँ। हमने इंतहा पसंदी पे काबू पा लिया, हमने लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बेहतर कर ली। चीज़ें बेहतर करने और चीज़ों को ख़त्म करने में फ़र्क होता है। कोई एक वाक़या मुल्क को हिला के रख देता है, और जो दहशतगर्दों के अहदाफ होते हैं वो यही होते हैं। वो अपना टाइम चूज़ करते हैं, जब देखते हैं कि उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाइयाँ हो रही हैं तो वो रुक जाते हैं और उसके बाद एक ऐसी बड़ी कार्रवाई कर देते हैं कि जिसमें एक इंस्टेबिलिटी आ जाती है। मैंने एक दिन पहले भी अपने प्रोग्राम में बात की थी कि अनफॉर्चुनेटली मज़हर अब्बास साहब, हम शायद अमन की डेफिनेशन ये लेते हैं कि एक सानहे से दूसरे सानहे तक में जो वक्फा होता है ना, उसको शायद हम अमन समझने लगते हैं। अनफॉर्चुनेटली उसकी वजह ये कि हमारे जो ओवरऑल गवर्नमेंट्स की अप्रोच रही है वो रिएक्शनरी रही है, यानी कोई वाकया हो उसके बाद हम रिएक्ट करते हैं। अब बलूचिस्तान का बुनियादी जो स्ट्रक्चर है, जो लॉ एंड ऑर्डर का है, जो पुलिस स्ट्रक्चर है, यानी बलूचिस्तान में पुलिस का दायरा इख्तियार जो है वो कोयटा से बाहर है ही नहीं। तो आज तक आप इस इशू को ही एड्रेस नहीं कर सके कि बलूचिस्तान में कोई भी आके कार्रवाई अगर कर जाए तो पुलिस उसका पीछा कोयटा के दायरा इख्तियार से बाहर नहीं कर सकती। बाकी एजेंसीज क्या कर रही हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स क्या लिए जा रहे हैं, जरा बताएं तो। जब आपके बॉर्डर्स ये भी मुकम्मल तौर पर सेफ ना हो तो फिर दहशतगर्दों का आना जाना कोई बड़ी बात नहीं है। अभी देखें हमारी तो फेंसिंग अभी तक मुकम्मल नहीं हुई है। इंटेलिजेंस नेटवर्क सबसे इंपॉर्टेंट होता है। काउंटर टेररिज्म, देखिए वाकयात होते रहते हैं, लेकिन इंटेलिजेंस नेटवर्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि क्या इस वाक़े की या किसी और वाक़े की, क्या इससे पहले जो पेशावर में हुआ था उस वाक़े की इंटेलिजेंस स्पेसिफिक रिपोर्ट थी या नहीं थी। अगर नहीं थी तो कमज़ोरी है। APS वाक़े के बारे में कहा गया था कि स्पेसिफिक रिपोर्ट थी। अब अगर स्पेसिफिक इंटेलिजेंस रिपोर्ट किसी वाक़े की हो और उसके बाद वो वाक़या हो जाए तो मेरा ख्याल है पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को सैक कर देना चाहिए, पूरे उस इंटेलिजेंस नेटवर्क को सैक कर देना चाहिए। आपने IG इस्लामाबाद का तो तबादला कर दिया। IG जो है वो बाकी जो जगहों में वाक़यात होते हैं, इस तरह का जो वाक़या हुआ है अभी, उधर फिर क्या कार्रवाई होती है। और मैं फिर ये कहूँगा कि देखिए प्राइम मिनिस्टर जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर बात कर लेंगे, उससे कोई वाक़यात रुकते नहीं हैं। लेकिन एक ये होता है कि आप जब किसी हुक्मरान होता है, जाता है, तो लोगों को थोड़ा सा इत्मीनान होता है, थोड़ा सा सुकून होता है, कम से कम अगले वाक़े तक वो थोड़ा सा पुरसुकून हो जाते हैं। क्योंकि ये मैं आपको बता दूं कि इस तरह के वाक़यात रुकेंगे नहीं। हमारे यहाँ ये जो नई लहर आई है टेररिज्म की, चाहे आप कराची ले लें, इस्लामाबाद ले लें, जो एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स होती हैं, हमारे यहाँ इंसाफ ना होता है, ना होता हुआ नज़र आता है। और जब इंसाफ होता वज़ीर आज़म को तो फिर 4 दिन पहले ही चले जाना चाहिए था। उनकी इस रेजिस्टेंस की वजह समझ में नहीं आ रही है। देखिए अहम मुमकिन है कि सिक्योरिटी कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट ऐसी हो कि प्राइम मिनिस्टर जाएंगे तो कोई, क्योंकि आमतौर पे इस तरह की चीज़ों में ये होता है कि अहम मुमकिन है कि वहाँ प्राइम मिनिस्टर को टारगेट किया जा सके। कोई तो वीडियो लिंक के जरिए खिताब भी तो किया जा सकता है उस मजमे से, उस कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो पॉपुलर लीडर्स होते हैं वो उनसे लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आप ऐसे ही मौके पे जाएं, ऐसे ही मौके पे जाके लोगों के दरमियान बैठें, ऐसे ही मौके पे जाके, ये नहीं कि आप लाहौर चले गए तो आपने जो है वो साहिवाल के लोग आ गए, साहिवाल के लोगों से आपने प्राइम मिनिस्टर हाउस या चीफ मिनिस्टर साहब ने आके साहिवाल के लोगों से CM हाउस या गवर्नर हाउस में मुलाकात कर ली। उनके दरमियान रहता है। ये होते हैं जो मकबूल लीडर्स होते हैं, उनका जो एहसास होता है लोगों के लिए वो बड़ा मुख्तलिफ होता है। तो मेरा ख्याल है इमरान खान जितना डिले कर रहे हैं उतना ही इस वाक़े को और ज़्यादा, इस सूरत हाल को और ज़्यादा कशीदा बनाते जा रहे हैं।
मुझे नहीं पता कि उसके अंदर क्या मंतक है। हाँ। इस 4 दिन में ना जाने की क्या मंतक है, ये मुझे कम से कम नहीं समझ में आ रहा। और अभी भी किसी एक वजीर को भेज देते हैं, कभी दूसरे वजीर को भेज देते हैं। तीन वजीर तो ऑलरेडी बैठे हुए हैं ना वहाँ जाके, 3 लोग तो बैठे नहीं हो रहा ना मसला, नहीं हो रहा ना मसला। तो आप चले जाएं, उसमें क्या है, आप मिलकर आ जाएं, ताज़ियत करके आ जाएं, अश्योरेंस दे दें, कुछ वहाँ सदन कमांड के लोगों से बात करें, कोई मेजर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के हवाले से कोई अहम फैसले करें। नजर आए कि आप कुछ करने जा रहे हैं। अभी तक मुझे 4 दिन में 5 दिन में बलूचिस्तान की गवर्नमेंट का कोई एक इकदाम बताएं कि उन्होंने प्रिवेंटिव मेजर्स। आप बलूचिस्तान गवर्नमेंट का इकदाम की बात कर रहे हैं। 4 दिन के बाद आज वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खुद 4 दिन के बाद आज पहुंचे हैं, वो दुबई गए हुए थे। शाजिया अगर दुबई भी है ना तो चीफ मिनिस्टर दुबई से भी तो ऑर्डर्स पास कर सकता है। मैं ये कह रहा हूं कि इस वक्त इस बात को छोड़े कि आप क्या कर सकते हैं, लेकिन नजर आना चाहिए कि आपको इस वाक़े की सीरियसनेस का अंदाजा है। बिल्कुल सही। ये नजर नहीं आ रहा, ये वो संजीदगी नजर नहीं आ रही। सिर्फ विजिट करने से संजीदगी नहीं नजर आती। लेकिन एक ये हमारी एक सियासी तारीख, ये हमारी तारीख का एक हिस्सा बन चुका है। ये हज़ारा कम्युनिटी पर ये कोई पहला हमला तो नहीं है मज़हर अब्बास साहब। इससे पहले भी 20 सालों से हम ये देखते आ रहे हैं कि इस तरीके से हमले होते जा रहे हैं और बलूचिस्तान में ही हमले हो रहे हैं। क्या वजह है इसकी? क्यों हम ऐसे हमलों को रोक नहीं पा रहे हैं? क्यों अब वो लोग इतना अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो गए हैं कि वो समझते हैं हम इस मुल्क का हिस्सा ही नहीं है? उसकी वजह यह कि सिर्फ हज़ारा ही नहीं, बलूचिस्तान में तो आप सोचें कि लॉयर्स की पूरी क्रीम उड़ा दी गई थी धमाके से। तो बलूचिस्तान में कोई एक वाक़या नहीं है, और आप इसी तरह पूरे मुल्क में। तो हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम रही है, आप देखें कि जितने हाई प्रोफाइल केसेस हैं उनके फैसलों में सालों लग जाते हैं। अगर आप कुछ मुल्ज़िमान को मुबैना मुल्ज़िमान को गिरफ्तार भी कर लें, 4 साल बाद, 5 साल बाद, अब आप सोचें कि 5 साल बाद जो कुछ लोग कराची एयरपोर्ट पर हमले के वाक़े में पकड़े गए थे, वो 5 साल बाद सब के सब बरी हो गए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यानी उनको तो इस तरह के जितने आप हाई प्रोफाइल केसेस हटाएं, इसका मतलब ये है कि हमारी इंटेलिजेंस फेलियर्स हैं, हमारी वो जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनमें काउंटर टेररिज्म की शायद उस तरीके से एरियाज़ के अंदर वो ट्रेनिंग नहीं है कि किस तरीके से सबसे इम्पोर्टेंट बात देखिए, दुनिया भर में ये वाक़यात हो रहे हैं, दुनिया भर में टेररिज्म होता है, लेकिन दुनिया भर में इक़दामात भी होते हैं। बिल्कुल सही। और वो हमारे यहाँ वो इक़दामात उस तरह के नज़र नहीं आ रहे। जाने से पहले एक सवाल मैं PDM की तहरीक पर करना चाहती हूँ। लग ऐसे रहा है कि अपोजिशन सिर्फ अब PDM जो तहरीक है इसको अलाइव रखना चाहती है, जिंदा रखना चाहती है, लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि अब जलसों में बिलावल भुट्टो, आज मरियम नवाज़ भी शरीक नहीं हुए, फिर जो बहावलपुर की रैली थी उसमें बिलावल शरीक नहीं हुए थे, कराची के जलसे में आपने देखा उसमें मौलाना शरीक नहीं हुए थे। तो क्या आप देख रहे हैं कि ये इनकी तहरीक दम तोड़ रही है या अपने मुतालिबा, इनके जो इस्तीफे देने की बात थी, इलेक्शंस ना लड़ने की बात थी, अब ज़ाहिर है इलेक्शन लड़ने का तो ऐलान कर दिया पीपल्स पार्टी ने, अभी आहिस्ते से पीछे हट के मौलाना को अलग कर रहे हैं दोनों जमातें? मेरा ख्याल है बुनियादी जो उनका प्रॉब्लम है तीनों जमातों का, वो ट्रस्ट डेफिसिट है। यानी पिछले 2018 के इलेक्शन के बाद जितने भी अपोजिशन ने अटेम्प्ट की हैं उसमें उसको नाकामी हुई है। और उसकी वजह यह है कि उसकी वजह ये नहीं है कि कोई इस्टेब्लिशमेंट ने खेल कर दिया हो। इस्टेब्लिशमेंट तो अपना उनका तरीक़ेकार बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। यानी वो इमरान खान के इत्तेहादियों को इमरान खान से जुदा नहीं होने देते, ये आप समझ लें इस्टेब्लिशमेंट का। लेकिन चेयरमैन सेनेट को वोट आउट करने के लिए तो इस्टेब्लिशमेंट ने रोल नहीं प्ले किया, फिर किसी और ने रोल प्ले किया, फिर अंदर से गड़बड़ हुई। तो PMLN और पीपल्स पार्टी के अंदर जरदारी साहब और शरीफ के अंदर जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो मुझे आज भी नज़र आता है कि वो एग्जिस्ट करता है। बिल्कुल देखिए, मौलाना फजलुर रहमान इससे पहले भी पीपल्स पार्टी और PMLN ने ये कोशिश की कि उन्होंने सपोर्ट की, लेकिन आखिरी वक्तों में पीछे हट गए। अब जो सूरत हाल है वो PDM जब हमारे जो वजूद में आई तो उसका जो बयानिया था उसमें ही फ्लॉ था, उसमें ही नुक्स था। और वो नुक्स क्या था कि 2.5 साल बाद आप ये नारा नहीं लगा सकते कि 2018 के इलेक्शन रिग थे, क्योंकि 2.5 साल आप उस पार्लियामेंट का हिस्सा रहे, 2.5 साल में आपने ओथ लिया,
2.5 साल के अंदर जो है वो आपने खड़े होकर तकरीरें की और ये कहा कि आप हुकूमत करें, आप अच्छे काम करेंगे, हम आपकी सपोर्ट करेंगे। तो आपने पार्लियामेंट को एक्सेप्ट किया, हाँ। आपने वजीर आजम के इलेक्शन में हिस्सा लिया, आपने सदारती इलेक्शन में हिस्सा लिया। बिल्कुल। तो जब आपने हिस्सा लिया तो 2.5 साल बाद आप ये नहीं कह सकते कि पार्लियामेंट गैर फाल है। बिल्कुल तो सही। लेकिन जो मौलाना साहब फिर जो ऐलान करते हैं, फिर हम पीपल्स पार्टी की सियासत ऐसी नहीं रही, ना माजी में रही है, ना उनकी सोच पॉलिसीज ऐसी हैं कि आप अगर पिंडी की तरफ लॉन्ग मार्च का या GHQ के बाहर आप धरने की बात करें तो पीपल्स पार्टी की सियासत या पीपल्स पार्टी की सियासत का ये वतीरा नहीं रहा है। पीपल्स पार्टी इस हद तक सियासत में नहीं जा सकती, तो मौलाना साहब को इस बात का भी तो दराक होना चाहिए। देखिए, पीपल्स पार्टी जब जरदारी साहब के हाथ आई और उससे पहले भी पीपल्स पार्टी का जो DNA है वो मुझे तब्दील होता नज़र आ रहा है। वो पीपल्स पार्टी जिसका DNA एजुटेशन का हुआ करता था, उस DNA में तब्दीली आ गई है। हाँ। वो DNA उतना ज़्यादा स्ट्रीट एजुटेशन पे अब नहीं जाता और उसकी वजह यह है कि पीपल्स पार्टी अब सिंध तक महदूद हो गई और सिंध में वो हुक्मरान है। तो अब एक हुक्मरान पार्टी एजुटेशन कैसे करेगी? ये सबसे बड़ा पीपल्स पार्टी के अंदर जो है ये सवाल है। जरदारी साहब ने पीपल्स पार्टी को उस तरीके से एस्टेब्लिशमेंट से लड़ने नहीं दिया जिस तरीके से जुल्फ़िकार अली भुट्टो किसी ज़माने में लड़े, जिस तरीके से बेनज़ीर भुट्टो साहिबा किसी ज़माने में लड़ी। वो इस वक्त अपनी एक जो महदूद उनकी इस वक्त बेस है उसको वो महफूज रखना चाहते हैं, उसको वो लूज नहीं करना चाहते, क्योंकि अगर लूज कर गए तो उन्हें नजर आता है कि बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा शायद पीपल्स पार्टी का। लेकिन सियासी तौर पे अगर PDM की तहरीक जो है, देखिए फेजेस आते हैं, डिफिकल्टीज आती हैं, स्ट्रेटजी तब्दील होती है। आपने रेजिग्नेशन का फैसला किया, अंदाजा हुआ कि रेजिग्नेशन का फैसला आपका गलत था, आपने विड्रॉ कर लिया, ये सब पार्ट ऑफ दिस हो सकता है। लेकिन बुनियादी बयानिया आपका दुरुस्त होना चाहिए कि आप इमरान खान को महंगाई के हवाले से चैलेंज कर रहे हैं, इमरान खान को नाक़िस माशी पॉलिसी के हवाले से चैलेंज कर रहे हैं, या वाकई धांधली पर चैलेंज कर रहे हैं आप? अगर धांधली पे चैलेंज कर रहे हैं तो आपके पास ऑल्टरनेट क्या है? फिर धांधली के लिए आपके पास सबूत क्या है? क्या अगर कल गवर्नमेंट कहती है कि हम जुडिशल कमीशन बना देते हैं तो क्या आप उसके लिए तैयार होंगे? मेरा ख्याल है जो PDM है उसको सोल सर्चिंग करनी चाहिए, उसे देखना चाहिए कि पिछले 2-3 महीने में उनकी स्ट्रैटेजी में क्या क्या नुक्स रहे और फिर वो प्रेशर दोबारा शुरू कर सकते हैं, दोबारा बढ़ा सकते हैं, सेनेट के इलेक्शन के बाद बढ़ा सकते हैं। लेकिन अभी जो है बज़ाहिर ये लग रहा है कि इमरान खान को पॉलिटिकल विक्ट्री हासिल हुई है PDM के ऊपर, और वो सारी चीजें जो PDM कहती रही है वो अब तक किसी एक चीज पर भी PDM इन्फोर्स नहीं कर पाई। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया मजहर अब्बास साहब आपका। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, गुज़श्ता हफ्ते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वफ़द ने कराची की मरदमशुमारी के मामले पर MQM के वफ़द से मुलाकात की थी और मिलकर लाहे अमल बनाने की बात की थी। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि पीपल्स पार्टी ने एक बार फिर से MQM पाकिस्तान को कराची के मसाइल और मरदमशुमारी पर ही तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर दिया है, जिसके बाद अब सवालात उठ रहे हैं कि पीपल्स पार्टी का असल मकसद कराची के मसाइल को उजागर करना है, इन पर सियासत करना है, या पीपल्स पार्टी को ये बात हज़म नहीं हो रही है कि MQM पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सबसे अहम इत्तेहादी है। गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का ये कहना था कि MQM हर हुकूमत का हिस्सा रहने के बावजूद आज तक कराची के मसाइल हल करने में नाकाम रही है। अवाम सोचें, MQM वफाकी हुकूमत के साथ क्यों है? MQM पाकिस्तान के वोटों से हुकूमत कायम है, कराची का हक मारा जा रहा है, लेकिन MQM हुकूमत के साथ खड़ी है। बिलावल भुट्टो का कहना था कि MQM पाकिस्तान मरदमशुमारी पर एतराज़ तो कर रही है लेकिन हुकूमत से अलग नहीं हो रही है। सवाल यह है कि बिलावल भुट्टो MQM पाकिस्तान के वफाकी हुकूमत से अलग होने की बात क्यों कर रहे हैं? क्यों चाहते हैं कि MQM पाकिस्तान जो है वो हुकूमत इत्तेहाद को छोड़ दे? बिलावल भुट्टो इससे पहले भी MQM पाकिस्तान को हुकूमत से अलग होने और सिंध हुकूमत में
वजारतें देने की ऑफर कर चुके हैं। क्या इस बार भी बिलावल भुट्टो का मकसद यही है? बिलावल भुट्टो ने कल ये भी कहा कि रोम एक दिन में नहीं बन गया था, हम भी कराची को आहिस्ता आहिस्ता बनाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता तरक्की होगी, कराची के मसाइल हल करने में वक्त लगेगा। सवाल यह है कि पीपल्स पार्टी सिंध में गुज़श्ता 13 सालों से बरसरे इक़्तिदार है, कराची आहिस्ता आहिस्ता बन रहा है या बिगड़ रहा है? जबकि बिलावल भुट्टो की तनकीद पर रद्दमल देते हुए MQM के तर्जुमान फैसल सब्ज़वारी ने यह कहा कि बिलावल भुट्टो खुद हुकूमत के गैर एलानिया इत्तेहादी और पीपल्स पार्टी जो है ये विकटों के दोनों तरफ खेल रही है। फैसल सब्ज़वारी ने यह सवाल किया कि बिलावल MQM पाकिस्तान को हुकूमत से बाहर आने का मशवरा किस बुनियाद पर दे रहे हैं? क्या हमें समझ नहीं कि पीपल्स पार्टी का वफ्द मरकज क्यों भेजा गया? पीपल्स पार्टी के चेयरमैन खुद PDM में वादा करके इस्तीफे ना देने की मजबूरी तो बता दें, और अगर MQM सेलेक्टेड है तो बिलावल बताएं कि उनकी वालिदा हमारे MNA से वोट लेने क्यों आती थी? 2008 में आसिफ अली जरदारी वोट लेने क्यों आए थे? कराची के मसाइल को लेकर पीपल्स पार्टी और MQM में एक ब्लेम गेम शुरू हो गई है जो कि हमेशा से जारी है। सवाल यह है कि मौजूदा हालात की जिम्मेदार ये दोनों जमातें ही हैं, क्योंकि 2008 से लेकर 2016 तक MQM ऑन एंड ऑफ पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत की इत्तेहादी तो रही है। सवाल ये भी अहम है कि सिंध हुकूमत में शमूलियत के लिए MQM पाकिस्तान के लिए ऑप्शन आज भी मौजूद है या नहीं, इस पर मैं बात करूँगी। मुझे ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा हैं, मेंबर कौमी असम्बली हैं, शाजिया मरी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शाजिया मरी साहिबा आपका, थैंक यू वेरी मच। ये बताइएगा कि बड़ी हैरानगी होती है कि पिछले हफ्ते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वफ्द MQM से जाकर मिलता है, बड़े मामलात पर बात होती है, मिलकर लाएअमल बनाने की बात होती है, अचानक से फिर बयानबाजी शुरू हो जाती है, एक दूसरे पर तनकीद शुरू हो जाती है। आज MQM ये बिलावल से पूछ रही है कि MQM विफाकी हुकूमत के साथ क्यों है? अब बात यह है कि MQM पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ भी तो इत्तेहाद में रही है माजी में, तो आज पीपल्स पार्टी ये क्यों चाह रही है कि MQM पाकिस्तान विफाकी हुकूमत का इत्तेहाद छोड़ दे? क्यों? बहुत शुक्रिया शाजिया। यकीनन मौज़ूआत तो बहुत हैं, खुसूस क्वेटा में जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया है और वज़ीर आज़म पाकिस्तान की एक ज़िद है कि वो नहीं जा रहे वहाँ पर। बहरहाल ये आपने जो MQM के हवाले से बात की है वो भी एक इम्पॉर्टेंट इशू है। जहाँ तक सवाल पैदा होता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का MQM के साथ एक वर्किंग अलायंस जो माजी में रहा है, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। और MQM जो पॉलिटिकल जमात बनकर अगर सामने आती है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यकीनन उस हकीकत को तस्लीम करते हुए उनके साथ काम करती रही है, एक बाजी का हिस्सा रहा है। लेकिन आज क्योंकि MQM के साथ आपने कहा कि जो मौजूदा सेंसस का इशू है उसके हवाले से आपने बताया कि पीपल्स पार्टी का वफद भी गया और पीपल्स पार्टी ने जो इशू बेस्ड एक वर्किंग अलायंस है जो माजी में भी रही है, हम चाहते हैं कि अब भी इशू बेस्ड, अगर MQM को ये एतराज़ है कि सेंसस सही नहीं हुए हैं, वो अमल गलत है और जो कमिटमेंट्स थी वफाकी हुकूमत की माजी में वो कमिटमेंट्स पूरी नहीं हुई है और पीपल्स पार्टी उसको उसी तरीके से देखती है, तो पीपल्स पार्टी चाहेगी कि अगर एक पॉलिटिकल पार्टी ये मौक़िफ़ रखती है जो पीपल्स पार्टी से मिलता जुलता मौक़िफ़ है, तो क्यों नहीं हम एक वर्किंग अलायंस या एक वर्किंग मैकेनिज्म तैयार करें। यहाँ तक तो ये तमाम बातें दुरुस्त हैं। और जहां तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा, तो इस पे कौन सी तनकीद थी जो फैसल सब्ज़वारी साहब को बुरी लग गई, जो उन्होंने इतनी तकलीफ का और इतने गुस्से का इजहार कर दिया? उनके बयान, जो आपने बयान मैंने सुना नहीं है, लेकिन जो आपने बयान किया उनके बयान को, उनको इतना गुस्सा क्यों लगा? क्या ये हकीकत नहीं है कि MQM हमेशा हुकूमत में रही है, फिर वो हुकूमत किसी भी सियासी जमात की हो, MQM हमेशा हुकूमत में रही है? और ये बातें सब कहते हैं कि MQM बात बड़ी बड़ी करती है, दावे बड़े बड़े करती है। इनके जो लीडर होते थे, जो अब जिनका नाम ये नहीं लेते, वो हर बात पे कह देते थे मैं इस्तीफा दे दूंगा। इस्तीफा तो छोड़े किसी असेंबली से, उन्होंने हुकूमत में बैठी किसी पोजीशन को भी नहीं छोड़ा। वो कहते हैं हम तो एलानिया इत्तेहादी हैं, आप लोग गैर एलानिया इत्तेहादी हैं। बिलावल सेनेट चेयरमैन को वोट की मजबूरी बताएं, आप उनके साथ भी खड़े हैं, इस्तीफों की बात करके पीछे हट जाते हैं। आप देखिए MQM के शाखसाने जहां हैं, जहां थे और जहां अभी हमें क्लैरिटी नहीं है कि कहां है, हम तो ये कहते हैं कि MQM अपनी पोजीशन वाज़ेह करे। अगर वो वाक़तन कट चुकी है उन तमाम माजी की बुराइयों से और
जो भी चीजें हैं जिसको मजीद आपके प्रोग्राम में पता नहीं कितना वक्त है कि कहाँ तक हम शुरू हों, गन कल्चर से शुरू हों या जो एक माहौल कराची का बना, जिस तरीके से कराची को ढकेला गया उस आग में, जहां कराची का बच्चा बच्चा जो था वो पढ़ने के बजाय दूसरे कामों में ढकेल दिया गया। तो अगर हम उस पूरे फलसफे को देखें या पूरी उस नैरेटिव को देखें, हम चाहते हैं कि ये जो मौजूदा MQM है ये वाकईतन उससे अगर कट चुकी है तो कट कर सामने आए, इश्यू बेस्ड सियासत करे। हम तो एक अच्छी बात करने जा रहे हैं कि जी अगर आपका मसला भी सेंसिटिव है, मेरा सवाल, लेकिन बार-बार बिलावल साहब तो आप MQM का वफाकी हुकूमत के साथ जो इत्तेहाद है इस पर क्यों सवाल उठाते हैं कि MQM बताए कि वो वफाक के साथ क्यों खड़ी है? भाई माजी में आपके साथ खड़ी थी MQM। शाजिया सिर्फ हम सवाल नहीं उठाते, बहुत सारे लोग MQM से अब ये सवाल करते हैं कि क्या वजह है कि आप कहते हैं कि जी कराची का ये मसला हल नहीं हुआ, 160 बिलियन का कोई पैकेज अनाउंस हुआ, इसी वजीर आजम इमरान नियाजी ने किया, वो आज तक उसकी एक ईंट नहीं लगी, कराची वो तशरीफ लाते नहीं और लाते हैं तो उस तरह की उनकी एक्टिविटीज नहीं होती जिससे कि लगे कि कराची का दर्द है उन्हें, कराची के मसाइल की कोई फिक्र नहीं है वजीर आजम को या PTI गवर्नमेंट को। लेकिन सारी बातें पीपल्स पार्टी से ही होना है जो 13 सालों से बरसरे इक्तदार है। देखिए बरसरे इक़्तिदार पीपल्स पार्टी अगर इतने बरसों से है तो पीपल्स पार्टी ने जो खिदमतें की हैं, जो काम किए वो सामने। आप सिर्फ कराची का अगर उठाती है ना शाजिया, तो कराची की हकीकत सिर्फ पीपल्स पार्टी नहीं है, वो लोग भी कराची में हकीकत है जो ये दावा करते हैं कि जी 80% कराची के हम मालिक हैं। ये दावे उनके बड़े पहले से चले आ रहे हैं। हम तो ये कहते हैं कि जी अच्छी बात है अगर आप 80% मालकी या मिल्कियत समझते हैं कराची को, तो उसी तरीके से कराची में डिलीवर करें। कराची में कितनी एजेंसीज काम करती हैं, कितने कैंटोनमेंट्स काम करते हैं, कितनी अथॉरिटीज कराची में मौजूद हैं, लेकिन फिर भी पीपल्स पार्टी कहती है कि हम अपनी जिम्मेदारी से बरी जिम्मा नहीं हो सकते। हम नहीं कह सकते कि जी हम यहाँ हेल्पलेस हैं, यहाँ हेल्पलेस है। हम इतराफ इस बात का बिल्कुल करते हैं कि हुकूमत में है, हुकूमत में रह के चैलेंजेस का सामना करते हुए। आखिरी एक सवाल करना चाहती हूँ। आज बन्नू में जलसा हुआ, बिलावल नहीं थे, मरियम नहीं थी, बहावलपुर की रैली हुई, बिलावल वहाँ मौजूद नहीं थे, पीपल्स पार्टी का जलसा हुआ, मौलाना वहाँ मौजूद नहीं थे। ये क्या PDM बिखर रही है, इत्तेहाद ख़त्म हो रहा है, मौलाना को अकेला छोड़ा जा रहा है, इस्तीफ़ों की बात से जो पीछे हटना चाह रही थी अब प्रैक्टिकली पीछे हट रही है पीपल्स पार्टी? कि PDM में इत्तेहाद क्यों ख़त्म होता नज़र आ रहा है? शायद पीपल्स पार्टी किसी भी चीज से पीछे नहीं हट रही है। इस मुल्क में एक जिदोजहद का आगाज हुआ है जो एक नाअहल हुकूमत की बैड गवर्नेंस के नतीजे में है, और इस मुल्क के अंदर जो जमहूरी स्पेस है वो दिन ब दिन कम होती जा रही है। लोगों को बोलने लिखने की आज़ादी छीनी जा रही है। यहाँ पर लोग मुआशी तौर पर परेशान है। अब आपने देखा है जो क्वेटा का इतना घिनौना, इतना दर्दनाक वाकया पेश आया है, उसके नतीजे में वजीर आजम वहाँ आज चौथा रोज है गालबन वो वहाँ जा नहीं रहे, लाशें वहाँ सर्दी में पड़ी हैं, लेकिन वो बस जिद है कि वो नहीं जा रहे, अब लाशें दफना दें। इस तरह की सोच और जहनियत इस हुकूमत की है जो आज हम पर मुसल्लत है। इसके खिलाफ पीपल्स पार्टी 2013 में ये तनकीद जरदारी साहब पर भी हुई थी और इन्हीं इमरान खान साहब ने की थी। ऐसा ही एक वाकया हुआ था तो उन्होंने कहा था जरदारी साहब क्यों नहीं जा रहे, सदर हैं वो वहाँ गए और पीपल्स पार्टी बलोचिस्तान की हुकूमत उस वाकये के नतीजे में बरतरफ की गई। शाजिया आपको याद है, देखिए मैं नहीं कहती कि ये कोई खुदा न खास्ता मुलव्वस है किसी वाकये में, लेकिन कोई पॉलिटिकल विल नजर आए, कोई आपकी कोई प्रेजेंस नजर आए। आपकी क्या प्रेजेंस है? एक आपका वजीर जाके वहां पे कहता है कि जी अगर वजीर आजम आएंगे तो क्या फायदा आप देंगे उनको, मतलब क्या फायदा है? लेकिन ये देखिए इस तरह के सवाल एक बेहिस वजीर करता है, लेकिन हुकूमत कहा जा रहा है कि जुल्फी बुखारी की जरा उर्दू अंग्रेजी का इतना ज्यादा मसला है कि वो उर्दू में जो बात समझाना चाहते हैं तो इतना आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बोल जाते हैं या वो लोग समझ जाते हैं, किस लिए तनकीद होती है उनसे? शायद ये पहली मर्तबा तो नहीं हुआ, मेरा ख्याल है वो टूरिज्म भी उनके हवाले, और उनसे पूछा गया कि पाकिस्तान में कोई एक ऐसा मुकाम टूरिस्ट के लिए बता दें, तो उन्होंने कहा जी मेरे पास इसका जवाब नहीं है। तो एक शख्स जिसको आपने टूरिज्म दिया हुआ है, जिसको आपने सियाहत जिसके हवाले की है, उसको ये नहीं पता और कुछ नहीं समझ में आती थी तो कायदे आजम का मजारी कह देते कि भाई वहां जाना चाहिए, टूरिस्ट को वो देखना चाहिए। तो मेरी नजर में देखें, अहलियत किसी की रिश्तेदारी नहीं हो सकती, ठीक है, अहलियत सिर्फ बैलेंस नहीं हो सकता। आपको इस मुल्क का दर्द, इस मुल्क की तकलीफ, इस मुल्क के जो हकायक है वो समझने की जरूरत है।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा मेंबर कौमी असम्बली शाजिया मरी साहिबा मेरे साथ थी। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। प्रोग्राम के लिए आप हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।